Fine. So what is electromagnetic induction? In electromagnetic induction, this is a phenomenon of generating EMF. When I say it is EMF, children, please understand, electromotive force कोई force नहीं है. So I'm taking that EMF is actually the voltage. In a conducting circuit, जो एक circuit जो conduct करता है, by change in strength of the position, change strength, position, or orientation of external field is called as the electromagnetic induction. In short form, we will call this as EMI. The electromagnetic force so developed is called as the induced EMF. If the conductor is in the form of the closed circuit, a current also flows through the circuit, which is called as the induced current. This is the basic notes. But I would like to start the chapter with the definition of the magnetic flux. Put the chapter's name, today's heading, today's date is 23rd of August. So the first one I'm going to talk about is the magnetic flux. What do you understand by the magnetic flux? Now, whenever I talk about the magnetic flux, all of you understood that it is, So magnetic flux का मतलब क्या होता है? Magnetic flux का मतलब electrical flux के बारे में सबको पता है? I would like to ask Vishesh and Uma, बस बाकी लोगों को पता है. What do you understand by the electrical flux? पता है आपको? हाँ, हमने पढ़ा था उसको. E dot ds is equal to phi naught. ये पता था? सिया? Yes. इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं. देव? Yes, ma'am. Yeah, you know about the electrical flux. The same way we have got something called as the magnetic flux. ठीक है, तो magnetic flux का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक कोई भी एरिया है, उस एरिया के अंदर से जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसका मतलब मैग्नेट है हमारे पास. मैं एक मैग्नेट को ड्रॉ कर लेती हूँ and I preferably draw a बार मैग्नेट. जरूरी नहीं है कि ये बार मैग्नेट ही हो, ये कोई भी प्रकार का मैग्नेट हो सकता है. हमारे पास ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बाहर निकल रही है. ठीक है, तो आपको पता है ये साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाती है और नॉर्थ पोल से वो बाहर निकलती. क्लोज्ड लूप होता है, वो मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, कंटिन्यूअस लूप्स होता है. ठीक है, ओके. अब मैंने यहाँ पर एक एरिया कंसिडर कर लिया, हमने इसको सर्कुलर एरिया लेकर के चल रही हूँ. इस पर्टिकुलर एरिया, अगर इसकी एरिया ए है तो इसके अंदर से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे, उसका जो मेजर होगा, उसका जो मेजर इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. Whenever I talk about the magnetic flux ना बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे phi b. उसको क्या लिखते थे? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को phi e लिखते थे. यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, that is equal to phi b. Now how do I write this flux b? So magnetic field lines इस surface के परपेंडिकुलर जाना चाहिए. कैसे जाना चाहिए? परपेंडिकुलर. मैं अभी आपको बताती हूँ उसको. इसका फॉर्मूला होता है that is equal to b dot a. हमारा b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है बेटा. मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, या जिसको नहीं मालूम है क्लास 10 को थोड़ा सा याद करेंगे. b का मतलब होता है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और a जो होता है दिस इज कॉल्ड एज द एरिया वेक्टर. ठीक है, अच्छा, तो जिसको एरिया वेक्टर और जिसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है, एट द एंड ऑफ द क्लास आप 5 मिनट वेट करेंगे और मैं आपको बता दूंगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है और एरिया वेक्टर क्या है. एरिया वेक्टर एक्चुअली इट इज अ वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब जो भी आपका एरिया रहेगा
उसके आपको परपेंडिकुलर लेना है। अगर आप मेरे को वीडियो में देख पा रहे हो, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी मी और नॉट, बिकॉज मेरे में नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? मैं दिख रही हूँ? नहीं मैम, ब्लैंक है पूरा। कैमरा ऑफ है? यप। एक मिनट बेटा, मैं कैमरा ऑन करती हूँ। नहीं, स्टॉप वीडियो तो नहीं है, वीडियो तो चल रहा है मेरा। मैम दिख रहे हो? मैं दिख रही हूँ या वीडियो ऑन है? ये वेबकैम ऑन है मेरा। तो इसमें आप देखोगे कि आप थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा बेटा, आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर दिखेगा जैसे जो भी सर्फेस है, जो भी सर्फेस, देखो मेरा हाथ देखो, ये सर्फेस है मेरा, इसके ऊपर में मैंने एक मोबाइल रखा। तो अगर ये एरिया है, ये एरिया ये मेरे हाथों पे ऐसे रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर को हम कहेंगे एरिया वेक्टर। ये एरिया का मेजर होगा, ये रेक्टेंगल जो शेप का जो मेरा मोबाइल है उसका एरिया लेंथ एंड ब्रेड्थ ए होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस पे परपेंडिकुलर। देखो पेन का टिप ऊपर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर यहाँ पर ऊपर जा रहा है। अगर मुझे अंदर जाना है तो अंदर जाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। सो हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं बेटा? मॉडुलस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अरे ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा जो होना चाहिए, मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ना? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मान लो कि मेरे पास ये मेरा सरफेस है बेटा, है ना? और इस सरफेस पे मैंने क्या बताया आपको? एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। एरिया इसको लेंगे और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग लेंगे इसके नॉर्मल, है ना? ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मान लो कि इस एरिया वेक्टर के साथ मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, हाँ, तो ये एरिया सरफेस के पास का साथ का एंगल नहीं लोगे आप। किन दोनों के बीच का एंगल लोगे? आप लोगे नॉर्मल और जो बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का नॉर्मल, उस दोनों के बीच का एंगल को थीटा लोगे। इज दिस क्लियर? प्लीज राइट सीसी इन योर कमेंट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। Please write CC in your comment box if you have understood this concept, a very important concept. Harshdev, yes. Shankla, yes. Mother, CC का मतलब crystal clear. Yeah, please write it CC. Yeah, Shrijan, yes. Everybody has understood that this is the angle, right? Now, how do I write it? This is B A cos theta. ठीक है? So, this is called as the magnetic flux. Right? Now the magnetic flux can be maximum, it can be zero. When is the magnetic flux maximum? When is the magnetic flux minimum? Looking at this expression, you can make this out. See, B is not going to change. Area vector is also not going to change. What I'm going to change is theta. This theta can be changed. This theta can be made as 0. It can be made as 90 degrees. Anything between 0 and 90, right? So when is the magnetic flux maximum and when is the magnetic flux minimum? And Ankita, can you answer? Flux की maximum value कब होगी? जब B और A constant है। या cos थीटा अगर 0 है तो हम लोग लेते हैं कि थीटा हमारा कितना डिग्री का होता है? cos थीटा 0, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। cos थीटा इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? थीटा इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स की मैक्स वैल्यू चाहिए जब थीटा हमारा क्या होना चाहिए? थीटा हमारा 0 डिग्रीज का होना चाहिए। 0 डिग्रीज का मतलब इस डायग्राम में बता बेटा कैसे होगा? ये मेरा मैम एन के ऊपर बी लाई करे। हाँ बिल्कुल, ये मेरा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब मैं नॉर्मल दिखा रही हूँ बेटा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे जाए तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमको पता है कि 0 डिग्री का एंगल। आप सोच के देखो,
यहाँ से एक गड्ढा बना दो, मैग्नेटिक फील्ड सब नीचे से आ रहे हैं, तो मैक्सिमम तो जाएगा ही, है ना। तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? फ्लक्स की मैक्सिमम होगी वैल्यू दैट इज इक्वल टू B into A into cos 0 degrees, that is simply B into A. देखो आंसर B A डॉट प्रोडक्ट जरूर है, तो फाइनल फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट होगा, है ना। अच्छा अब बताइए बेटा कि मेरे पास, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ देखिएगा, मेरे पास ऐसे करके फील्ड आया है ना, एरिया वेक्टर ऐसे आया, हाँ, और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, और मेरी सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं ब्लू नहीं, एक मिनट, मैं ग्रीन कलर का दिखा रही हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, देखो ऐसे। तो ये फील्ड के साथ जो नॉर्मल है ना एरिया वेक्टर और जो फील्ड है दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है। अच्छा एक बताइए, जो लाल वाला एरिया दिख रहा है ना मेरा, उसके अंदर कितना फील्ड अंदर होकर जा रहा है? उसके अंदर से कितना पास हो रहा है? कितना पास होगा अंदर से एंटर मारते हुए? कुछ भी नहीं जाएगा क्या? कुछ भी जाएगा क्या? कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। देख सोच, यहाँ से ये देखो, मैंने अपने मोबाइल दिखा रही हूँ ना, ये देखिए यहाँ, इसके ऊपर से ऐसे और इसके ऊपर से ऐसे ऐसे, अंदर से कौन गया? अंदर से कोई नहीं गया ना, गया? नहीं गया। नहीं गया, इसका मतलब है कि कोई भी फ्लक्स नहीं गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। कब कब फ्लक्स मिनिमम, कब फ्लक्स 0 कब होगा? फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू होगा जब मेरा बी ए और कॉस यहाँ पर 90 डिग्रीज, अरे 90 डिग्री किस किस के बीच में? जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है, और एरिया वेक्टर जो दिखाई दे रहा है, इस एरिया वेक्टर के बीच में मुझे 90 डिग्रीज का एंगल मिलना है। cos 90 0 होता है और ये मेरी मिनिमम वैल्यू होती है। इज दिस क्लियर? हाँ यस समझ में आ गया? वेरी गुड, ओके। तो चलो हम एक काम और करते हैं, हम लोग इसकी थोड़ी सी रिमेम्बरिंग वाला फॉर्मूला करते हैं। मान लो कि मेरे पास कॉइल बना रखा है और उस कॉइल से मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हूँ। देखो सोलोनॉइड है हमारे पास में, बार मैग्नेट हुआ तो ठीक है भैया, बार मैग्नेट है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो फिक्स रहेगी। लेकिन मान लो कि मेरे पास एक सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड समझते हो ना सब लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल रहता है ना, कॉइल को ऐसे 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 गोल गोल करेंगे, और इस गोल के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस जो हमारा सिलेंडर टाइप का जो गोला बना रहेगा उसको हम सोलोनॉइड बोलते हैं, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। तो अगर हमने n की वैल्यू, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल से बन रही है उसमें n टर्न्स है, तो एक टर्न से जितना फ्लक्स बनेगा n टर्न से n टाइम्स बनेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और इन केस थीटा is the angle with the normal to the surface makes with the direction, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तो सीखा, लेकिन फिजिक्स में जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जानने के बाद, अगर आप इसको मेजर कर पाओगे, कोई भी चीज को अगर मेजर कर पाओगे, तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ जानते हो। सारे फिजिक्स ये बोले हैं कि अगर आप किसी की चीज के बारे में कहते हो कि मुझे पता है इसके बारे में क्या है, तो आपको उसको मेजर करना आना चाहिए। मेजर करना आना चाहिए इसका मतलब है कि हमको उसके यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का? तो SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। 1 वेबर क्या है? तो 1 वेबर को हमको डिफाइन करना है। 1 वेबर इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 square meter held normal to the magnetic field of 1 टेस्ला होना चाहिए। यहाँ पर अ टेस्ला लिखा है, इसको अ टेस्ला नहीं, इसको आपको 1 और टेस्ला को कैपिटल बनाओ, ठीक है। तो 1 वेबर का आपको डेफिनेशन मिल गया। सो व्हाट इज 1 वेबर? 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। छोटा यूनिट है भैया हमारे पास, कौन सा है छोटा यूनिट? मैक्सवेल। What is 1 Maxwell? 1 Weber is equal to 10 to the power of 8 Maxwell. ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा वोल्ट सेकंड भी होता है। 1 वेबर इट इज इक्वल टू जूल पर एम्पियर। एम्पियर का स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ है, आप उसको चेंज कर लेना। एक मिनट,
ampere, joules coulomb per second, or you can write joule into second divided by coulomb. Joule second, joule by coulomb होता है volt, volt into seconds. There is another definitions. So आपसे बोला जाएगा कि what is the unit of the magnetic flux? तो actual unit is 1 Weber. 1 Weber is equal to 1 Tesla into 1 meter square. और एक यूनिट होता है, that means वही चीज है लेकिन डिफाइन दूसरे तरीके से किया है, that is 1 joule by 1 ampere. जो एम्पियर को हम लिखते हैं कूलम पर सेकेंड, यहाँ पर कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, लेट मी चेंज दिस, कूलम पर सेकेंड. जूल बाय कूलम होता है वोल्ट, वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड्स. सो दीज आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो और एक बात भी है बेटा, अंदर आने वाला फ्लक्स और बाहर जाने वाला फ्लक्स. व्हेन द बॉडी इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म और अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बाहर जा रहा है फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर आ रहा है किसी भी सरफेस के तो नेगेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने सेम किया था, अंदर आने वाला फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता है, और बाहर जाने वाला, डब्बे के अंदर से बाहर जाने वाला फ्लक्स, बाहर जा रहा है, चार्ज को आपने डब्बे के अंदर रख दिया, फ्लक्स बाहर ही जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा. आपको ऐसा लगेगा कि फ्लक्स उसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज था, है ना. तो आप हमेशा याद रखेंगे वेदर इट इज मैग्नेटिज्म और इट इज, इधर इज मैग्नेटिज्म और इट इज इलेक्ट्रिसिटी. अंदर आ रहा है फ्लक्स, भैया नेगेटिव, तू बाहर जा रहा है, भेज रहा है सबको, है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव. ठीक है, तो ये फ्लक्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है. तो चलिए मैं फटाफट नोट्स डिक्टेट कर रही हूं और आप इस नोट्स को लिखेंगे. चलिए लिखेंगे. हाँ हाँ बेटा, किसका मैसेज आ रहा है, एक मिनट में देख लेती हूँ. जस्ट लिखना नहीं है क्या? बिल्कुल लिखना है भैया, लिखना है, लिखना, डिक्टेट कर रही हूं. राइट, ओके फाइन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. The phenomenon of generating just 1 minute, 1 second, 1 second, 1 second. Generating कहाँ है भगवान? 10:30 बजे अंदर आ रहे हैं सक्षम मिश्रा जी. The phenomenon of generating EMF in a conducting circuit, in a conducting circuit by change in strength, position, change in strength, position, or orientation of electric field, external field, external field जो लिखा है ना, external, यहां पर आप magnetic field is called as electromagnetic induction. The EMF so developed, the EMF so developed is called as induced EMF. फिर लिखेंगे, इसको एक स्टार मार्क बनाओ. If the conductor is in the form of a closed circuit, if the
conductor is in the form of a closed circuit, a current flows in the circuit. अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो इस क्लोज्ड सर्किट को आप अंडरलाइन करेंगे. क्लोज्ड सर्किट, अ करंट फ्लोज इन द सर्किट. This is called as the induced current. This is called as the induced current. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, अब है मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इंड्यूस ईएमएफ है पहले वाला और दूसरे वाला इंड्यूस्ड करंट है बेटा. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया. ए वेक्टर, ए के ऊपर वेक्टर, एरिया वेक्टर ए, held in a magnetic field B, held in a magnetic field B is measured by total number of magnetic lines of forces crossing the surface normally. Crossing the surface normally. It is equal to the dot product of B vector and A vector. B वेक्टर एंड A वेक्टर. इसके बाद आपको डायग्राम नोट करना है. डायग्राम को नोट करना है. नोट कर लिए? यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट व्हाट once we have understood what is this magnetic flux, now we have to actually see this particular electromagnetic induction was actually discovered by some like क्या बोलना चाहिए, एक्सीडेंट बोलना चाहिए. एक दिन रात को जो हमारे फैराडे साहब है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, एक ही चीज को बार बार करो, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा. जो इतना दिन भर कुछ करने के बाद आप भी ऐसा होता है ना, अरे क्या हो रहा है यार, बड़े गुस्से में आते हैं, अपन चीजें फेंक देते हैं, है ना. तो ऐसे में ये फैराडे साहब भी ऐसे कुछ किए कि उन्होंने जो कुछ मैग्नेट से काम कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर से कुछ चीजें कनेक्टेड थी, सर्किट ऑन था, एक कॉइल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने मैग्नेट को निकाला और ऐसे झल्ला के फेंक दिया. जैसे ही वो ऐसे झल्ला के फेंके ना, तो क्या हुआ कि वो गैल्वेनोमीटर कहां पर सोर्स से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था. यानी कि उसमें हम देख रहे थे कि उसमें हमारे पास जो कॉइल था, कॉइल के साथ में कोई बैटरी, कोई और इलेक्ट्रिकल सोर्स कुछ भी कनेक्टेड नहीं था. तो फिर भी वो गैल्वेनोमीटर में ऐसा ऐसा हिला. अरे गैल्वेनोमीटर का हिलना, इसका मतलब क्या है कि वो सर्किट में करंट आया कहीं से भी तो आया. तो इन्होंने बोला कि शायद टेबल हिल गया होगा. तो टेबल हिल गया होगा तो इन्होंने क्या किया, फिर से उठाया मैग्नेट को, फिर से फेंका. ठीक है, तो फिर से गैल्वेनोमीटर ऐसा ऐसा हरकत दिखाया. तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो कुछ नया चीज हो रहा है, क्योंकि मैंने तो बैटरी लगाई नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुआ. तो वो क्या करने लगे, उस मैग्नेट से खेलने लगे और ये इन्वेंशन हो गया.
तो इस समय में अभी देखोगे आप लोग सुनते होंगे ना कि नए नए कंप्यूटर्स की एग्जीबिशंस लग रही हैं। अब आजकल तो ऑनलाइन एग्जीबिशंस भी लगती हैं कि ये सॉफ्टवेयर आया, ये हार्डवेयर आया। और आप, मैं इन बच्चों को देखती हूँ, टीनेज बॉयज खासकर, उनकी एक खास आदत होती है, नया मोबाइल, नया कंप्यूटर, नया कैमरा, ये सब के बारे में, नए वाले जो कुछ भी है लॉन्च हुए उसके कंपैरिजंस, उसके दिन भर वही वीडियोस देखते हैं, है ना हर्ष, है ना। तो ये हिंदी में भी वीडियोस अवेलेबल है, इंग्लिश में भी वीडियोस अवेलेबल है। एनी टाइम यू गो एंड टॉक टू एनी बॉय, दे विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द न्यू मोबाइल्स एंड न्यू गैजेट्स। नाउ माइकल फैराडे के जमाने में बॉयज को कोई भी नई चीज अच्छी लगती है टेक्नोलॉजी में, उस जमाने की हो या इस जमाने की हो, कोई भी नई चीज आती है उनको अच्छा लगता है। तो उस जमाने में माइकल फैराडे साहब, ये जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो ये नया जो भी इन्वेंशन होगा, इनके जैसे और भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो सारे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो सब जा करके एग्जीबिशंस लगाते थे। जस्ट वन मिनट, देयर इज अ कॉल फ्रॉम बाल्को, जस्ट वन सेकंड। या सो उन्होंने क्या किया उस एक्सपेरिमेंट में, वो हम देखते हैं। लड़कों के लिए बार बार लगाते थे और पूरे दुनिया में नई टेक्नोलॉजी हम सीख रहे थे। तो ये नई टेक्नोलॉजी कैसे और ये कैसे होता होगा, ये एक्सपेरिमेंट हम पहले देखते हैं। क्लास 10th में भी हमने इस सेम एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। एक कॉइल लिया, एक कॉइल और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को या एक गैल्वेनोमीटर को हमने लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का लगाने के बाद हमने क्या देखा, हमारे पास एक मैग्नेट है और जैसे फैराडे साहब यहां लेके आए, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। फैराडे साहब ने क्या किया, इन्होंने मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके गए। देखो इसमें कोई बैटरी कुछ भी नहीं लगी है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर एक नीडल लगी रहती है जो आपको शो करता है किस पे, जब कोई करंट फ्लो नहीं होता तो वो उसका जो नीडल है वो 0 को इंडिकेट करता है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आए, है ना, तो इट इज बॉट इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग। सो हमने क्या देखा कि यहां से फ्लक्स बढ़ रहा है। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलती है और जैसे जैसे हम मैग्नेट को दूर से पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो क्या देखा कि इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हुआ, हिला, तो इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से प्रोड्यूस होगी, तो यानी इस डायरेक्शन पे करंट प्रोड्यूस होगी। तो मेरा गैल्वेनोमीटर हिलेगा और ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, और ये इन्होंने देखा कि ला के रोक दिए मैग्नेट को, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट ला के रोक दिए, कोई मैग्नेटिक रिफ्लेक्शंस नहीं मिला, वापस 0 दिखा रहा है। फिर ये पीछे लेके गए और इसी में क्या करे उन्होंने पीछे भी लेकर के गए। जस्ट 1 मिनट, सेम एक्सपेरिमेंट को किया और सेम एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि इस पे कॉइल वही है और यहां पर फिर वही गैल्वेनोमीटर इसके अंदर लगा हुआ है, सर्किट हमारी क्लोज्ड है। और इस गैल्वेनोमीटर में जब ये मैग्नेट को एक बार पास लेके आए और दूसरी बार इसी मैग्नेट को वो क्या किए, वो पीछे लेके गए, तो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है पहले इस डायरेक्शन पे हुई, अब आप क्या देखते हो कि ये इस डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट हो गई जब वो पीछे लेके गए। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करी।
पोलैरिटी चेंज किया, इसका मतलब पहले वो नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लेके आ रहे थे, अब दोबारा उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने साउथ पोल को इसके पास लेके आए। जब वो साउथ पोल को पास लेके आए तो डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट उनका उल्टे डायरेक्शन पे था, और जब साउथ पोल को उन्होंने दूर लेके गए ऐसे, हाँ स्पीड से उठा करके जितना इस तरफ लेके गए वो, तो उस समय में क्या हुआ, इस समय में उनका डिफ्लेक्शन इससे उल्टा। देखिए जब नॉर्थ पोल को पास लेके गए तो इधर डायरेक्शन, नॉर्थ पोल को पीछे लेके गए तो उल्टे डिफ्लेक्शंस, साउथ पोल को पास लेके आए तो जिस डायरेक्शन पे नॉर्थ पोल पे होता है उसके उल्टे डायरेक्शन पे हुआ, और जब साउथ पोल को दूर लेके गए तो पहले साउथ पोल को पास लाने पे जिस डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शंस हो रही थी उससे आपको वो उल्टे डायरेक्शन पे दिखाई दिया। यानी मैग्नेट की पोलैरिटी डिसाइड करेगा कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का किस तरफ होगा। ठीक है, और क्या क्या बातें हैं जो इसमें जो करंट मिल रहा है गैल्वेनोमीटर पे वो डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले कि स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट लोगे, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इफ यू टेक अ मैग्नेट व्हिच इज हैविंग अ हाई स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, द करंट विल बी मोर। दूसरी चीज है जितना फास्ट लेके जा रहे हो उतना ज्यादा करंट, वही मैग्नेट है लेकिन स्लो लेके गए तो कम करंट प्रोड्यूस हुआ, वही मैग्नेट को फास्ट फास्ट आप आगे पीछे करने लगे तो ज्यादा करंट मिलने लगा। तो ये सब फैक्टर्स होने लगे और वो खेल खेलने लगे। अब बॉयज आज की तारीख में अगर ये बात आपको बिल्कुल नहीं मालूम होती और ये बात आपको दिखाया जाए तो आपको इंटरेस्ट आएगा, कॉइल ही तो चाहिए, एक मैग्नेट ही तो चाहिए, सबके पास होता है ना। तो बॉयज चालू हो गए, है ना। टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी लग रही थी उस समय में, और जगह जगह पर फैराडे और उनकी टीम जाकर के इस बात का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने लगा, बोले कि ये चीज हमने पाई है। तो ये पर चले गए, कहां पर पहुंचते 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 ये चले गए विल्सन चर्चिल के पास। विल्सन चर्चिल कौन थे? अच्छा ठीक है, नहीं मालूम है तो ठीक है, वो नेता थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन में भी गया एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने पूछा भाई साहब एक्सपेरिमेंट तो बहुत मजेदार है लेकिन इसका करोगे क्या? तो माइकल फैराडे का जवाब था, मे बी साहब आप इससे, आप एक जमाने में ऐसा आएगा कि आप इस प्रिंसिपल को लेकर के अपने स्टेट का टैक्स कलेक्ट करो। हाँ भैया, स्टेट टैक्स कलेक्ट करता है हमसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के रूप में, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टेट को पे करते हैं। तो ये बात सच हो गई उनकी, है ना। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो जनरेटर्स है वो काम करता है। आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ तो इसमें आप एक काम करोगे, हमको चाहिए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने, पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था देव, हमने मैग्नेट को मूव किया था। देव क्या यस मैम, मैग्नेट को मूव किया था। ठीक है, मैग्नेट को रोक दो, कॉइल को मूव करो, क्या यही रिजल्ट मिलेगा? यस मैम, बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो कॉइल को मूव करो या मैग्नेट को मूव करो, सेम रिजल्ट्स आपको मिलेगा। दोनों को मूव करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों को मूव करो तो भी आपको यहां पर इंडक्शन करंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे मूव होना चाहिए, यानी कि फ्लक्स को चेंज होना चाहिए, है ना। अगर फ्लक्स को मैंने चेंज नहीं किया तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। मान लो कि मैंने कॉइल को एक हाथ में पकड़ा, दूसरे हाथ में, देव आर यू देयर? मैम मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, इससे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एक बार अलाउ कर दीजिए। ओके 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 फाइन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेट और कॉइल के बीच में, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। मान लीजिएगा कि मैंने ऐसा कुछ लिया कि मेरे पास कॉइल है और मैग्नेट है और मैं दोनों को एक ही स्पीड से लेके जा रही हूं, तो क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? कौन जवाब देगा मेरे को? दोनों को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हूं, सक्षम मिश्रा। मैम नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा।
नहीं होगा, क्योंकि मेरे को रिलेटिव मोशन की जरूरत थी। यहाँ पर रिलेटिव मोशन अगर नहीं हुआ, यानी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये पूरे इस पे आप ध्यान देंगे। हमारा मकसद है कि हम फ्लक्स को चेंज करेंगे। फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए।